going to discuss the new topic of the molecular basis of inheritance chapter, that is the Human Genome Project, which is in short known as HGP, Human Genome Project. And in short it is known as HGP. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HGP बोलते हैं। इसका लोग फर्स्ट लेटर से लेकर के बनाया गया HGP। तो एग्जामिनेशन में दोनों नाम से आ सकता है, HGP पूछा जा सकता है और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सम फीचर और सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व इन HGP। HGP में या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कौन से मेथड अप्लाई किए गए थे एंड व्हाट आर द अप्रोचेज बिहाइंड द HGP। HGP के पीछे का अप्रोच क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम जनरल फीचर्स की बात करते हैं। सो इन जनरल फीचर द फर्स्ट थिंग इज व्हाट दैट HGP इज अ मेगा प्रोजेक्ट। HGP वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। So why HGP is known as a mega project? इसके पीछे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है। Why HGP और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज कंसीडर्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि जो ह्यूमन जीनोम होता है या ह्यूमन DNA होता है ह्यूमन बॉडी के सेल में, ईच सेल कंटेन एक्सेप्ट मैच्योर मिलियन RBC आर द बॉडी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ DNA। ओके, तो इसके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। Single or diploid DNA of the human being consists of 3 multiplied by 10 raised to the power 9 base pairs. Okay, 3 multiplied by 10 raised to the power 9 base pairs are present in human genome. Okay, or we can say that in the form of human genome, the DNA, the length of DNA is 3 multiplied by 10 raised to the power 9 base pairs. So हम या तो base pair में फाइंड करते हैं या फिर न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। तो इतने बड़े और इतने लंबे DNA के स्ट्रैंड में से सीक्वेंसिंग ऑफ DNA, ओके, सीक्वेंसिंग ऑफ जीन और लोकेशन ऑफ जीन, पर्टिकुलर जीन जो है किस प्लेस पे लोकेटेड है, इस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो है यही एक जो है एम है टू सीक्वेंस ऑल द जीन प्रेजेंट इन द ह्यूमन DNA विच इज अबाउट 3 multiplied by 10 raised to the power 9 base pair। तो इतने लंबे DNA को सीक्वेंस करने में जो है करने के लिए ये जो है इस मेगा प्रोजेक्ट बोला गया। और दूसरा रीजन ये देखेंगे कि मेगा प्रोजेक्ट को इसलिए बोला जाता है बिकॉज इसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ओके, ये तो इसका एस्टिमेटेड क्या है, बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन DNA ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये रहा। अब इस पे अगर कॉस्ट की बात करें मेगा प्रोजेक्ट का मीन्स द प्रोजेक्ट विच सो मेगा प्रोजेक्ट का पहला रीजन ये है कि लॉन्ग चेन ऑफ DNA, ओके, लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर इन द DNA ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड द सेकंड रीजन इट इज द कॉस्ट। जब भी हम मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉस्ट देखा जाता है कि कॉस्ट उसका कितना हाई है, मतलब पैसे कितने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं उस प्रोजेक्ट के पीछे। सो DNA का जो सिक्वेंसिंग का और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP जो है, जीनोम का मतलब क्या कि ह्यूमन के DNA में कौन कौन से जीन प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है और उनका प्लेसेस कहाँ पे है। DNA में जो है ये जीन्स, जितने भी जीन्स हैं उनका प्लेस कहाँ पे, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम से कौन सा जीन प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ का इंफॉर्मेशन यहाँ पे बता दो। तो ऐसे में इन सारे चीज़ के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट है उसी को हम HGP बोलते हैं। सो HGP को मेगा प्रोजेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका कॉस्ट जो है बहुत ही हाई है। तो हाई कैसे है देखते हैं। तो पहला चीज़ हम बात करते हैं कि पर बेस पेयर जो कॉस्ट था, इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बेस पेयर, ओके, एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बेस पेयर जो है इसका फाइंड आउट किया गया, इट इज $3, ओके, ये जो है $, जिस तरह से लिखा जाता है $। तो $3 जो है पर बेस पेयर इसका कॉस्ट है। और ऐसे में अगर हम इस नंबर ऑफ बेस पेयर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे सो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट जो होगा, ये तो एस्टिमेटेड कॉस्ट पर बेस पेयर है, एंड इफ वी फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बेस पेयर, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट
So total estimated cost will be find out when we multiply the cost of per base pair with the cost of total number of base pair in the DNA of human being. तो इसको मल्टीप्लाई करने पे ये फाइंड आउट होता है, इट इज अबाउट 9 billion US dollar. Okay, it was so many or the amount is too much. तो इसी की वजह से इसको जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोला गया. तो इसके अलावा कुछ और भी रीजन है, सॉरी मेगा प्रोजेक्ट इसको बोला गया. सो मेगा प्रोजेक्ट के पीछे पहला रीजन तो आपको कॉस्ट दिखाई दिया कि कॉस्ट जो है इसका बहुत ही ज्यादा होने की वजह से इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया. दूसरा रीजन जो है इसके पीछे का, दैट इज द इंफॉर्मेशन, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और द अमाउंट ऑफ जीन प्रेजेंट और द अमाउंट ऑफ सीक्वेंस present, and when we write the information of that sequence or that base pair in a book. Okay, अगर इसको बुक में लिखा जाए, इस पूरे प्रोजेक्ट में जो चीजें आपको मिली, जो चीजें फाइंड आउट हुई, अगर इसको बुक में प्रिंट किया जाए तो ऐसे में ये ऐसा एस्टिमेट किया गया है that if one page contain about 1000 लीटर, अगर एक पेज पे 1000 लीटर प्रिंट होता है, and a book contain 1000 pages. Okay, if a page contain 1000 liter and a book contain 1000 pages, then it was estimated that about 3300 such book will be required for writing the information present in human genome. Okay, पूरे ह्यूमन जीनोम में के सीक्वेंसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा उसके लिए जो है इट रिक्वायर about 3300 books. 3300 books की रिक्वायरमेंट होगी with 1000 pages per book and 1000 letter per page. Okay, पर पेज जो है 1000 लीटर प्रेजेंट हो और पर बुक 1000 पेजेस उसमें अवेलेबल हो, तो ऐसे जो है सच 3300 बुक्स विल बी रिक्वायर्ड और विल बी प्रिंटेड टू कलेक्ट और टू एग्रीगेट द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम एचटीपी. एचटीपी से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगा वो सारी इंफॉर्मेशन को अगर प्रिंट किया जाए तो कितने ज्यादा अमाउंट में बुक्स की जरूरत होगी. तो ये भी एक रीजन है बिहाइंड द एचटीपी और बिहाइंड द रीजन फॉर द एचजीपी इज अ मेगा प्रोजेक्ट. जो एचजीपी जो है एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसके पीछे ये भी एक रीजन है. दूसरा रीजन आप देखेंगे दैट ये अगर इंफॉर्मेशन अगर बुक में लिखा जाएगा तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे, उसको रीड करना, उसको एक जगह इकट्ठा रखना, इस वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन. देन ऐसे में ये सोचा गया क्योंकि कि इसको एक हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम में इसके डाटा को फीड किया जाए. ओके, हाई स्पीड कंप्यूटर सिस्टम में इसके डाटा को फीड किया जाए फॉर एनालिसिस एंड द चेंजेस. अगर कोई चेंजेस होता है उसको चेंजेस को भी उसमें किया जा सकता है, लेकिन अगर बुक्स में अगर कोई चेंजेस होता है तो बुक्स को अगर चेंज करना होगा तो पूरे बुक्स को दूसरा रिप्रिंट करना पड़ेगा. तो ऐसे में जो है एक नया न्यू ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वर डेवलप्ड. ओके, एक नया ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डेवलप हुआ जिसको बोला गया बायो इन्फॉर्मेटिक्स. सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है यह एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो भी बायोलॉजी और ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको इन द फॉर्म ऑफ मीडिया, इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से दैट, उसको हम ये बोल सकते हैं कि डाटा के फॉर्म में. ओके, तो ऐसे को हम बोलेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स. तो इसलिए ये तीन जो रीजन है, एक तो आपका कॉस्ट हो गया, दूसरा आपका जो है कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ बुक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ डाटा, और डिजिटल, इसको हमें क्लियर वे में बोल सकते हैं डिजिटल वे. ओके, डिजिटल फॉर्म में इसको रखने में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये इसका जो इंफॉर्मेशन है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट है. ये सारे जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है और यहाँ से आपको रीजन भी मिल गया दैट वाई द एचटीपी इज नोन एज अ मेगा प्रोजेक्ट. एचटीपी को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं ये भी आपको रीजन यहाँ पे पता चल गया. अब आगे बढ़ते हैं कि इसका जो है एडवांटेज क्या होता है. तो इसका एडवांटेज देखा गया दैट इट इज हेल्पफुल टू डील विथ
there are three major reasons where HDP is very beneficial. That is ethical, legal, and social issue. Ethical, legal, and social issue. Okay, to deal with ethical, legal, and social issue, HDP is very beneficial और वेरी हेल्पफुल. HDP जो है इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है. ओके, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं ELSI. ओके, ELSI इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन और इंपॉर्टेंट एरिया वेयर ह्यूमन कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड. क्योंकि ये जो एरिया है, इस एरिया में जो है ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये जो इशू है, एथिकल इशू मीन्स कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, ओके, कोई एथिकल हो सकता है. लीगल मीन्स अगर बाय लॉ जो भी प्रॉब्लम्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट होना रहता है, HDP से भी किया जा सकता है. सोशल इशू को भी डील किया जा सकता है, इसे डिजीज हुआ डिसऑर्डर को स्टडी करने के लिए. अगला जो प्रॉपर्टी हम लोग जानेंगे दैट इज, सो नेक्स्ट थिंग इट इज अबाउट ड्यूरेशन. ओके, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो इसमें HDP को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा. सो एस्टिमेटेड टाइम की बात किया जाए तो एस्टिमेटेड टाइम कंज्यूम, ओके, फॉर टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इट वाज 14 ईयर. ओके, एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया और देखा गया कि ये जो है 14 ईयर का टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट इन 1990 एंड कंप्लीट इन 2003. ये स्टार्ट हुआ था 1990 में और 2003 में जो है ये कंप्लीट हुआ. टोटल जो सीक्वेंसिंग हुआ, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन HDP में वो 13 ईयर का टाइम लगा. ओके, तो ये था आपका एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन अलॉन्ग विद द कॉस्ट. आगे जो है इसके बारे में जानना है कि इंस्टीट्यूट, कौन से इंस्टीट्यूट जो है इसमें इसको स्टार्ट किया था. तो ये जो है स्टार्ट किया गया था बाय US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ओके, it was started by US Department of Energy and National Institute of Health. And National Institute of Health. ओके, इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था. US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कि US में प्रेजेंट है, तो वहाँ से इसको HDP को स्टार्ट किया गया था इनके द्वारा और इसको कंप्लीट करने में 13 ईयर का टाइम लगा था. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट HDP और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. अब आगे जो चीज़ हम लोगों को जानना है दैट इज अबाउट द मेथोडोलॉजी. मेथोडोलॉजी मीन्स इसमें कौन से मेथड्स अप्लाई हुए थे. ओके, बट उससे पहले हम बात करते हैं अप्रोचेस की. इसमें अप्रोचेस क्या है. अप्रोचेस ऑफ HDP. अप्रोचेस मीन्स कि इसका क्या उद्देश्य है, एम क्या है, HDP का जो है क्या एम था, मीन्स क्यों HDP जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया या प्रोजेक्ट की जरूरत क्या थी. तो पहला जो इसका आप जो है जानेंगे अप्रोच दैट इज टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग. टू सीक्वेंस only coding part. ओके, जैसा कि आपको ये जानकारी हुआ है कि जब DNA आपको बताया गया था, DNA नहीं ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाते समय आपको ये बताया गया था कि ट्रांसक्रिप्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज HNRNA. सो इन द स्ट्रक्चर ऑफ HNRNA देयर आर टू पार्ट्स. ओके, वन इज द कोडिंग पार्ट विच इज नोन एज जस्ट एक्सॉन while the other part is known as non-coding that is intron. तो यहाँ पे जो है ये पहला जो अप्रोच बना कि केवल कोडिंग पार्ट को जो है सीक्वेंस किया जाए.
कि क्योंकि कोडिंग पार्ट ही जो है किसी पर्टिकुलर जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड द सेकेंड अप्रोच विच इज टेकिंग, तो ये देखिए कोडिंग पार्ट के सीक्वेंसिंग को जो है एक पर्टिकुलर टर्म दिया गया, दैट इज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EST। ओके, सो द फर्स्ट अप्रोच इज EST, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस मतलब जो एक्सप्रेस ऐसे पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जीन के ऐसे पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग पार्ट बोलते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में EST दिया हुआ है, आपकी बुक में भी ये टर्म दिया हुआ है। सेकेंड जो थिंग है, ये अप्रोच इसका है टू सीक्वेंस एंटायर DNA। ओके, टू सीक्वेंस एंटायर DNA। एंटायर DNA का मतलब कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सभी पार्ट्स को जो है सीक्वेंस किया जाए, ये जो है दूसरा अप्रोच था। और इसको जो है बोला गया सीक्वेंस एनोटेशन। इसका सीक्वेंस एनोटेशन। जब आप NCERT बुक देखेंगे तो वहाँ पे आपको हाईलाइटेड फॉर्म में ये दोनों टर्म दिखाई देंगे। तो इन दोनों का मीनिंग क्या हुआ, EST का मीनिंग हुआ टू सीक्वेंस ओनली कोडिंग पार्ट, और सीक्वेंस एनोटेशन मीन्स टू सीक्वेंस एंटायर DNA। ओके, about the methodology of the HGP. Methodology of HGP। तो देखिए सबसे पहली बात हम ये जान लें कि DNA जो होता है, DNA में दो पार्ट होते हैं। ओके, DNA में दो पार्ट होगा, एक होगा आपका कोडिंग पार्ट और दूसरा नॉन कोडिंग पार्ट। जैसा वो पहले भी ट्रांसक्रिप्शन में बताया गया कि HNRNA में एक्सॉन और इंट्रॉन दो पार्ट मिलते हैं। तो एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग पार्ट होता है और इंट्रॉन जो है नॉन कोडिंग। तो उसी तरह से DNA पे भी जो है इसका सीक्वेंस जो होगा कोडिंग होगा, नॉन कोडिंग होगा। तो अब मेथोडोलॉजी में पहला चीज़ क्या होता है कि DNA के स्ट्रैंड को, लॉन्ग चेन को जो है छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट करना होता है। ओके, पीस में DNA स्ट्रैंड रिक्वायर्ड टू कट इन स्मॉल पीसेज। स्मॉल पीस में कट करने की जरूरत क्यों होती है, देखिए होता क्या है कि DNA का सीक्वेंसिंग का मतलब DNA पे क्या जीन है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कौन से बेस पेयर जो है पर्टिकुलर जीन में प्रेजेंट है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। ऐसा तो है नहीं कि ह्यूमन बीइंग के सेल को लेकर के डिस्कवरी होगा या रिसर्च चलेगा, ऐसा तो है नहीं। पहले क्या किया जाएगा कि ह्यूमन सेल से DNA को निकाला जाएगा और इस DNA को ट्रांसफर कराया जाएगा किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जिसमें उस DNA को सीक्वेंस किया जा सकता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से वो सीक्वेंसिंग पॉसिबल हो सकती है। बट ह्यूमन बीइंग को लेकर के प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा सकता है। ओके, तो देखिए इस मेथोडोलॉजी में पहला जो चीज इन्वॉल्व होता है दैट इज टू कट द DNA सेगमेंट। DNA को जो है कट करना छोटे छोटे पीस में। So first method involved in the methodology it is the to cut DNA using endonuclease। Okay, endonuclease is an enzyme। यह एक एंजाइम होता है which is responsible to cut or to make a cut in the chain of DNA। DNA के चेन में कट लगाने का जो काम करने वाला एंजाइम होता है वो होता है एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस से DNA को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कट करना होता है, पहले छोटे छोटे पीस में। ओके, और उसके बाद जो है इनटू फ्रैगमेंट। अब इस फ्रैगमेंट को क्या किया जाएगा कि ये एक वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। ओके, वेक्टर लिया जाएगा। तो सेकेंड जो मेथोडोलॉजी इन्वॉल्व होता है दैट इज टू क्लोनिंग ऑफ फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट की क्लोनिंग की जाती है। जो फ्रैगमेंट आपको मिलेगा उसका क्लोनिंग करना पहले। क्लोनिंग का मतलब ये कि उसके नंबर को इंक्रीज किया जाए। एक फ्रैगमेंट है तो उससे नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स बनाया जाए। तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस इतना जानिए कि PCR जो एक ऐसा प्रोसेस है जो DNA का मल्टीपल कॉपी बनाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कॉपी कम समय में प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा चीज़ जो है क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग की जरूरत क्यों होती है? तो क्लोनिंग इज रिक्वायर्ड टू कंजर्व और टू प्रिजर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सच अ फ्रैगमेंट। मान लीजिए वो फ्रैगमेंट जो है
सीक्वेंसिंग इस समय डिस्ट्रॉय हो गया तो दूसरा फ्रैगमेंट उसी के जैसा दूसरा फ्रैगमेंट आप ले सकते हैं, आपके पास अवेलेबल होगा तब। अब बार बार जो है सेल से डीएनए निकाल करके कट तो करेंगे नहीं, तो इसलिए जो है क्लोनिंग करके रख दिया जाता है उस फ्रैगमेंट को फॉर द फ्यूचर यूज़ के लिए क्लोनिंग किया जाता है। उसके बाद जो मेथड इन्वॉल्व होता है, तो देखिए इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा, स्टेप इन्वॉल्व होता है क्या कि इसको एक सेल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उस सेल को बोला जाता है होस्ट सेल, जिसमें सीक्वेंसिंग पॉसिबल हो, तो वो सेल यूनिसेलर सेल होता है। स्पेशली या तो बैक्टीरिया लिया जाता है या ईस्ट सेल लिया जाता है जो कि यूनिसेलर होता है, और ये दोनों ही जो है बहुत ही सुटेबल होस्ट होते हैं फॉर HGP ओके और डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए ये दो एक कॉमन होस्ट है। तो रिक्वायरमेंट की बात कर ले रहे हैं, पहले मेथड ही लिख देते हैं। मेथड थर्ड मेथड क्या इन्वॉल्व होगा, सो थर्ड मेथड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ फ्रैगमेंट टू होस्ट बॉडी, फ्रैगमेंट टू होस्ट बॉडी, उस फ्रैगमेंट को होस्ट बॉडी में ट्रांसफर कराना होता है। अब जब ये होस्ट बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा तब आसानी से सीक्वेंसिंग की जा सकती है। तो होस्ट और वेक्टर ये दो चीजें होते हैं, वेक्टर एंड होस्ट ओके। वेक्टर और होस्ट होते क्या है, तो देखिए वेक्टर जो होता है वो होता है आपका एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम ओके, DAC और YAC ओके, ये एक तरह का क्रोमोसोम होता है। वेक्टर इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोम ओके। इसका फुल फॉर्म अगर लिखते हैं तो DAC का होगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसका YAC का होगा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम ओके। सो ये क्रोमोसोम जो है वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का मतलब ये जैसे मलेरिया जो डिजीज होता है इट इज़ अ वेक्टर डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज। मॉस्किटो इसमें क्या काम करता है, वेक्टर का काम करता है। प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में एंटर कराने के लिए, प्लाज्मोडियम जो है डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन ब्लड में एंटर नहीं कर सकता है। ह्यूमन ब्लड में एंटर करने के लिए प्लाज्मोडियम को पहले कहाँ एंटर करना होगा, इनसे मॉस्किटो में, फीमेल एनाफिलीज जो होती है, तो मॉस्किटो ही जो है उस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में या ब्लड में एंटर कराता है। तो इसी तरह से ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्रोमोसोम किसी भी पर्टिकुलर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑफ द ह्यूमन को एंटर कराते हैं किसमें, होस्ट में, होस्ट सेल में। और होस्ट इसमें क्या लिया जाता है, ईस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल ओके। ईस्ट सेल और बैक्टीरियल सेल जो होंगे वह होस्ट का काम करेंगे। इसमें HGP में नॉर्मली इनको लिया जाता है जिससे आसानी से सीक्वेंसिंग किया जा सके। So these are the different methods for the proper process of HGP। HGP के लिए जो है इस प्रोजेक्ट के लिए ये मेन प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जो है जिन मेथड्स को अप्लाई करने के बाद ही जो है सीक्वेंसिंग पॉसिबल होता है। जब ये होस्ट में पहुंच जाएगा फ्रैगमेंट तब ये जो है सीक्वेंसिंग प्रोसेस परफॉर्म शुरू होगा या स्टार्ट होगा। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सैलिएंट फीचर ऑफ HGP। मेथडोलॉजी तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे बात करते हैं सैलिएंट फीचर। तो फीचर्स में हम जो है डिफरेंट थिंग्स के बारे में जानेंगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो चीज़ हमको मिला वो सारे के फीचर्स क्या हैं। तो पहले चीज़ बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की ओके। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है कितने इसमें फाइंड आउट हुए। सो फर्स्ट फीचर इन्वॉल्व दैट द ह्यूमन जीनोम कंटेन मिलियन बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम जो होता है जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो ये पता लगाया गया कि टोटल जो बेस पेयर ये प्रेजेंट है इस पे ओके। न्यूक्लियोटाइड बेसिस की बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस। न्यूक्लियोटाइड बेस का मीन्स यहाँ पे ये होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड बेस का मीन्स न्यूक्लियोटाइड में जो बेस प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं, एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन जो होते हैं थायमिन साइटोसिन। सो दीज आर द टू नाइट्रोजिनस बेसिस। सो टोटल जो ह्यूमन जीनोम में जितने नाइट्रोजिनस बेस लोग फाइंड आउट हुए दैट आर 3164.7 मिलियन ओके। 3164.7 मिलियन बेसिस जो है नाइट्रोजिनस बेस इसमें सीक्वेंस किए गए टोटल
ह्यूमन जीनोम में। ओके, इसको बिलियन में अगर लिखेंगे तो 3.164 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो फीचर जिसमें पाएगा दैट इज द एवरेज जीन कंसिस्ट अ नंबर ऑफ बेस पेयर। एवरेज जो जीन जिसमें एवरेज बेस पेयर जो है पर्टिकुलर जीन में कितना देखा गया, तो ये देखा गया अबाउट 30,000। ओके, एवरेज जीन बेस पेयर इक्वल टू 30,000। इट इज अबाउट 30,000 बेस पेयर पर जीन, सॉरी नॉट 43,000। मतलब ये एवरेज जब निकाला गया सभी जीन्स का, जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन डीएनए में, तो सभी जीन का अगर एवरेज निकाला गया तो ये देखा गया कि 3000 बेस पेयर जो है पर जीन पाए जाते हैं। मतलब नॉर्मली जितने भी जीन होते हैं मोस्ट ऑफ द जीन में एवरेज 3000 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3000 बेस पेयर। एंड टोटल नंबर ऑफ जीन की बात किया जाए तो टोटल जीन इज ऑल्सो 3000। टोटल जो है अबाउट 3000 जीन, सॉरी नॉट 3000, 40,000 जीन जो है ह्यूमन डीएनए में प्रेजेंट होता है। आफ्टर एचजीपी कंप्लीट होने के बाद ये देखा गया कि टोटल 30,000 जीन जो है प्रेजेंट होते हैं और एवरेज जो बेस पेयर का अमाउंट होता है मोस्ट ऑफ द जीन में वो होता है आपका 3000 बेस पेयर। ओके, और अब बात करते हैं सबसे बड़े जीन की। तो ह्यूमन डीएनए में जो सबसे बड़ा जीन होता है वो होता है फॉर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, उसका जीन जो है सबसे बड़ा होता है। लार्जेस्ट जीन is the gene of dystrophin. Dystrophin protein. डिस्ट्रॉफिन एक प्रोटीन होता है जो कि सभी सेल में पाया जाता है, स्पेशली जो है मस्कुलर सेल में पाया जाता है। मसल सेल में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। यह मसल सेल, मसल फाइबर में जो साइटोस्केलेटन होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन को आउटर प्रोटीन से कनेक्ट करने का काम ये डिस्ट्रॉफिन ही करता है। डिस्ट्रॉफिन मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन द फंक्शन ऑफ मसल्स में बी इरेगुलर और मे बी डैमेज। जो मसल्स का फंक्शन होगा वो जो है वह अच्छे से नहीं होगा। तो एक आपको प्रीवियस चैप्टर में एक डिसऑर्डर के बारे में बताया गया था अबाउट द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता है, ये जो है पर्टिकुलर यही प्रोटीन जो है उसमें बनता नहीं है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट में। तो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन के एब्सेंस में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मतलब मसल जो है डिजेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, जिसमें जीन नहीं पाया जाता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट जीन प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम में जो है सबसे बड़ा जीन यही प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है अगला फीचर की बात करें तो 50% ऐसे जीन होते हैं, जीन प्रेजेंट है अभी भी डीएनए पे, जिनका फंक्शन अभी तक नहीं फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, फंक्शन ऑफ 50% जीन इज अननोन। 50% ऐसे जीन जो है एचजीपी के दौरान पाए गए जिनका फंक्शन अभी तक जो है पता नहीं है, अननोन है इनका फंक्शन। ओके, एंड द नेक्स्ट फीचर इज द रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप है, रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप is maximum okay in HGP or human genome. The repeated sequence makeup is high, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप जो है प्रेजेंट है। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप का मीन्स इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस का अमाउंट कितना है, 3 नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट है। तो ये 3 नाइट्रोजिनस बेस जो है मिलकर के वैरायटी बहुत ज़्यादा तो क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो ह्यूमन जीनोम फाइंड आउट किया गया तो उसमें सीक्वेंसिंग में मोस्ट ऑफ द जो बेसिस न्यूक्लियोटाइड बेसिस देखा गया वो रिपीटेड फॉर्म में दिखाई दी। रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप इट इज अ मैक्सिमम। एंड देन अगर प्रोटीन सिंथेसिस की बात किया जाए
in the gene or in the DNA, the gene which is responsible for protein synthesis, it is about less than 2%. लेस दैन 2% जो जीन है ह्यूमन जीनोम में, वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मीन्स लेस दैन 2% जीन इज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. टू परसेंट से कम भी जो है ऐसे जीन है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उसके अलावा जो है क्रोमोजोम की बात किया जाए तो कौन से क्रोमोजोम पे सबसे ज़्यादा जीन प्रेजेंट है, कौन से क्रोमोजोम पे सबसे कम है. तो क्रोमोजोम 1 पे जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में जीन प्रेजेंट है, और क्रोमोजोम Y जो है जो कि मेल में, स्पेशली मेल की बात की जाए तो मेल में Y क्रोमोजोम पे सबसे कम जीन प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट जो फीचर्स हम स्टडी करेंगे दैट इज द मैक्सिमम जीन. It is present on chromosome 1. Chromosome 1 carry the maximum gene and it is about 2869. Okay, 2869 जीन जो है ये केवल क्रोमोसोम 1 में प्रेजेंट होते हैं. टोटल नंबर ऑफ जीन आपको कितना बताया गया? 30,000. 30,000 में मैक्सिमम आपका यही है जो कि क्रोमोसोम 1 में प्रेजेंट होता है. एंड मिनिमम जीन की बात करें सो मिनिमम जीन प्रेजेंट ऑन Y क्रोमोसोम. Y क्रोमोसोम जो है जो कि मेल में प्रेजेंट होता है, इट कैरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ जीन, दैट इज अबाउट 231 जीन. ओके, एंड देन द नेक्स्ट इज द 1.4 billion location have 5 SNP. Okay. Locations have SNP. The full form of SNP is the single nucleotide polymorphism. Single nucleotide polymorphism. Okay, single nucleotide polymorphism means the variety of न्यूक्लियोटाइड की वैरायटी जो है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म शो करता हो, मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस बेस सिमिलर हो, केवल एक जगह पे एक सिंगल बेस जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. इसका यूज अभी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब बताया जाएगा तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म जो है वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसी की वजह से किया जा सकता है. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एचजीपी का जो भी टॉपिक था. एक टॉपिक और बचा हुआ है दैट इज अबाउट द एडवांटेज और एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी. तो एप्लीकेशन की बात किया जाए तो एचजीपी जो होता है इट इज हेल्पफुल टू फाइंड आउट और टू डायग्नोज द पर्टिकुलर डिजीज. डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए हेल्प टू स्टडी डिजीज को स्टडी करने में जो है एचजीपी हेल्पफुल होता है. पर्टिकुलर किसी डिजीज को अगर स्टडी करना है तो ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. स्पेशली जो है डायग्नोज करना और ट्रीट करना इससे पॉसिबल हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अगर एचजीपी के बारे में पता है कि कौन से जीन पर कौन सा डिजीज का कौन से लोकेशन पर पर्टिकुलर जीन जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रेजेंट है, तो उस लोकेशन से उस जीन को निकाल दिया जाए कट करके, तो ऐसे में उस डिजीज से बचा जा सकता है. ओके, तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एचजीपी. एचजीपी का एक सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है कि डिजीज को स्टडी करना या डायग्नोज करके उसको क्योर करना.